नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में क्योंकि हर दिन मुझे कोई ना कोई कमेंट करता है कि सर मैं जब रेंडर करता हूँ तो मुझे उसमें कुछ दिख नहीं रहा, या व्यू पोर्ट में जब मैं कुछ मूव करता हूँ तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, या कुछ टेक्सचर का प्रॉब्लम है, या ब्लेंडर रन ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे चीज़ों के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है ग्राफिक्स कार्ड। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आम सोच है लोगों की ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में, मैं उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर, अगर आप यूट्यूब पे जाके अगर रिव्यूज़ भी चेक करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लिया जाए, तो ज़्यादातर जो ग्राफिक्स कार्ड के जो रिव्यूज़ हैं वो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाए हुए हैं। या फिर अगर कोई वीडियो एडिटिंग के बारे में भी बात करता है तो भी उसमें उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड जो पहला मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का, वो है कि जनरली लोग उसको या वी रैम के हिसाब से पहचानते हैं। यानी कितने जीबी का कार्ड है, ये 2 जीबी का है, 3 जीबी का है, 4 जीबी का है, पता नहीं 6 जीबी का, 8 जीबी का है। अगर आप दुकान पे जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि मुझे ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तो पूछेंगे कितने जीबी का कार्ड चाहिए आपको, किस पर्पस के लिए चाहिए, मतलब स्पेसिफिक आपको वो नहीं बताएंगे। और उनकी बातों पे आपको भरोसा भी नहीं करना चाहिए, आपको अपना रिसर्च खुद से करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, वो मैंने बताया कि जो एक आम सोच है उसके हिसाब से चलते हैं, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है। और आप जान लीजिए, अगर आप एक 3D सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो GPU को यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में आप एक अलग तरह का एक ग्रुप है जो कि बाकी लोगों से अलग है। इसलिए आपको अपना रिसर्च खुद से करना पड़ता है। और आपको जो कार्ड चाहिए आप वही कार्ड खरीदिए। जो दुकानदार बोलता है उसकी बातों में आप बिल्कुल मत जाइए। इसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कि जब आप एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, एक PC बिल्ड करते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। पहला होता है प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद होता है ग्राफिक्स कार्ड, फिर होता है रैम, मदरबोर्ड। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बट जो उसका जो दिमाग होता है, यानी कि प्रोसेसर, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं तो वो उसके कोर्स के बारे में बात करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। हम लोग उसके कोर्स के बारे में बात नहीं करते, हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं करते। ज़्यादातर लोग दिखाते हैं कि बस एक बेंचमार्क रन कर लेते हैं और फिर उसका इतना स्कोर आया, या कितने फ्रेम्स आपको मिलते हैं जब आप गेम प्ले करते हैं। तो वो उतना हेल्पफुल नहीं है। इस बारे में लोग क्यों बात नहीं करते कि इसके अंदर कितने कोर्स है। जैसे अगर मैं NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर CUDA कोर्स होते हैं जो कंप्यूट यूनिट्स होते हैं। वैसे ही अगर आप AMD के बारे में बात करेंगे तो उसमें शायद स्ट्रीम प्रोसेसर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम कि लोग CUDA कोर्स के बारे में बात क्यों नहीं करते जब ग्राफिक्स कार्ड की बात होती है, जो कि मेरे हिसाब से पहला बेंचमार्क मैं वही देखता हूँ कि कितने CUDA कोर्स हैं इसके अंदर, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बेस फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसका VRAM कितना है। मैं सबसे ज़्यादा पैसा ग्राफिक्स कार्ड पे खर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा मैक्सिमम वर्क जो है वो ग्राफिक्स कार्ड पे होने वाला, चाहे 3D हो, वीडियो एडिटिंग हो, कंपोजिटिंग हो, इवन ये जो मैं स्क्रीन कास्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी ग्राफिक्स कार्ड मेरा यूज़ कर रहा है। और ये जो इनकोडिंग हो रही है, लाइव इनकोडिंग है, यानी कि मैं इसको स्टॉप करूँगा और वो वीडियो फाइल क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है मुझे। मेरे सिस्टम में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 2-3 साल पहले लिया था GeForce 1060, दिख रहा है क्या, ये Zotac का है, ठीक है। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको। GTX 1060 मैंने लिया था। 6 GB का ये कार्ड है और इसके अंदर करीब 1200 के आसपास CUDA कोर्स है। और इसका जो प्राइस है वो करीब 23-24 हज़ार था उस टाइम में। अभी अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो अभी भी प्राइस उसका उतना ही दिखा रहा है। हालांकि जब मैंने लिया था उससे कुछ दिनों के बाद इसका प्राइस धीरे धीरे डाउन होते आई थिंक कि 16-17 हज़ार के आसपास आया था। उसके बाद अभी ये हो गया है पुराना कार्ड, और अभी जो नए जनरेशन के कार्ड्स हैं वो आ गए हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि इसका प्राइस फिर से बढ़ गया और फिर से 24 हज़ार में ही आपको दिखाएगा। अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको ये महंगा पड़ेगा।
तो जो अभी के जो प्रोसेसर्स हैं, अभी के जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं, जो मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एनवीडिया के साइट पे लिस्टेड है, ये 1660 है, जो कि 1060 का ही जो नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो 1660 है। इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है आई थिंक कि वो 2060 है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट 2060 बहुत ही महंगा है। आपको प्राइस और परफॉर्मेंस दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सा फिट बैठता है, राइट। तो अगर आप मान लीजिए कि किसी एक ग्राफिक्स कार्ड की बात अगर हम लोग करते हैं 1060 की, 1060 Ti की, तो इसके स्पेसिफिकेशंस में जाके हम लोग चेक करते हैं। तो मैं स्पेक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे इसके स्पेक्स दिख रहे हैं, मैं पूरा फुल स्पेक्स देखता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन 1660 Ti और इसको कंपेयर कर रहा है 1660 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी है वो है CUDA कोर्स। तो यहाँ पे मैं अपना मेरा जो कार्ड है 1060, उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ 1660 से, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है इसका। तो पहली चीज़ क्या है, NVIDIA CUDA कोर्स। तो यहाँ पे देखिए जो CUDA कोर्स है ये 1400 आपको मिलता है, जबकि मेरे 1060 में 1200 CUDA कोर्स के आसपास ये है, ओके। तो यहाँ पे आपको CUDA कोर्स ज़्यादा मिलते हैं और इसका जो प्राइस है अभी, शायद मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्राइस है, सस्ता ही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस क्लॉक है, ये बेस क्लॉक है, आई थिंक कि मेरे 1060 का भी इसी के आसपास था। तो ये एक बेस क्लॉक होता है और एक बूस्ट क्लॉक होता है। तो बेस क्लॉक जनरली आप नॉर्मल जब यूज़ करेंगे तो वो इसी फ्रीक्वेंसी पर रन करता है, और अगर आप हेवी करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली इस पर बूस्ट करता है, या आई थिंक ओवर क्लॉकिंग तो नहीं करना पड़ता होगा, मे बी, इसके बारे में मुझे खास पता नहीं है, बट मैं इस पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आई थिंक ज़्यादातर लोग उसी के बारे में बात करते हैं, वो है इसके अंदर VRAM कितना है। तो ये जो कार्ड है ये 6 GB का है, मेरा जो कार्ड है वो भी 6 GB का ही था। अब ये VRAM इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप जब 3D में काम कर रहे हैं, ब्लेंडर में काम कर रहे हैं सपोज़, और वहाँ पे आपने बहुत हेवी मॉडल, आपका सीन का साइज़ बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स यूज़ किए हैं, आप HDRI हैवी यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब आप उसको रेंडर करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, तो फ्रेम बाय फ्रेम ही करेंगे, तो एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए सारा डेटा जो है वो ग्राफिक्स कार्ड में जाके स्टोर होता है और उसके बाद वो रेंडर होता है। तो जितना ज़्यादा आपका डेटा होगा उसके हिसाब से आपका VRAM भी ज़्यादा होना चाहिए। तो VRAM जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। हालांकि अभी ब्लेंडर में और भी ऑप्शंस है जहाँ पे अपना सिस्टम का जो फिजिकल रैम है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ग्राफिक्स कार्ड का VRAM है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको 6 GB मिलता है, और अगर आप 16 यहाँ पे आप 1660 Ti की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 6 GB, यहाँ पे हालांकि GDDR6 है। जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपको जो 6 GB मिल रहा है वो GDDR5 है, और यहाँ पे जो आपको मिलता है वो GDDR6 है, यानी कि ये 6th जनरेशन का मेमोरी है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि जो मेमोरी, चूँकि ये ज़्यादा है तो इसका जो मेमोरी का जो बैंडविड्थ है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है बट बहुत लोगों का प्रॉब्लम उसकी वजह से होता है, वो है OpenGL, और वो मैं खोजता हूँ कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो OpenGL है वो 4.6 है, और आपको ब्लेंडर को रन करने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 3.3 चाहिए। तो 3.3 आप जो भी कार्ड अभी के टाइम में ख़रीदेंगे वो 4 से ऊपर ही होगा, और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो 4.6 मिल रहा है। आई थिंक कि मेरा भी 4.4 समथिंग ऐसा कुछ होगा। कितना है मेरा जो है वो OpenGL 4.5 है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ख़रीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद वो आपके हिसाब से नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप फंस जाएंगे और फिर आप बहुत पछताएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप सारा रिसर्च कर लें और उसके बाद अपने हिसाब से आप कार्ड ख़रीदें। अगर मुझे अभी ख़रीदना होगा तो मैं 1660 ख़रीदूँगा या 1660 Ti ख़रीदूँगा।
2060 भी ले सकता हूँ, बट 2060 थोड़ा महंगा है मेरे हिसाब से। जो बजट में अभी मेरे आ रहा है वो 1660 या 1660 Ti हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको ये ख़रीदना है तो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन पे जाके भी चेक कर सकते हैं, amazon.in। और मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक शॉप मैंने क्रिएट किया है, शॉप अभय कुमार शर्मा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो हार्डवेयर चाहिए उसका लिस्टिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे ये ग्राफिक्स कार्ड है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला 1660 है और ये वाला 1660 Ti है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये करीब 18,970 का पड़ता है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो मेरे 1060 जो कि मैंने 24,000 में लिया था उससे बेहतर है। तो मैं इसको 100% रेकमेंड करता हूँ। आपको कम से कम ये ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना चाहिए। हालांकि ये मिनिमम नहीं है, मिड रेंज में आता है। अगर आपको एंट्री लेवल में चाहिए तो आप 1650 है या नहीं आई डोंट नो, अभी आया है कि नहीं, बट अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आप पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो आप देखता हूँ मैं GTX 1050 Ti ले सकते हैं आप, जो कि 12,000 का है। बट इससे अच्छा है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको वो परफॉर्मेंस अगर नहीं मिलता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो मैं सीधा सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर लेना है तो आप 1660 लें या फिर आप 1660 Ti लें। तो इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। जैसे अगर आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मतलब खुद से अगर PC बिल्ड करना चाहते हैं और एक सर्टेन बजट के अंदर करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से मैं सारे पार्ट्स जो है उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा। सपोज़ कि 30,000 के अंदर आपको PC बिल्ड करना है तो वो सारे कंपोनेंट्स जो आपके लिए बेस्ट हैं वो यहाँ पे मैं बनाता चला जाऊँगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हैं तो आपका बजट कितना है, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के दे सकूं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू so much for watching this video and I'll see you next time. Bye bye.